जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं का पाठ 4 प्राणी जगत का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा था पादपों का वर्गीकरण। पादपों का वर्गीकरण हमने इसलिए सीखा क्योंकि पादप कई अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यदि उनका हमको संपूर्ण अध्ययन करना है तो हमें उनको वर्गीकृत करना अति आवश्यक है। इसी प्रकार प्राणी जगत में भी प्राणी कई प्रकार के पाए जाते हैं, अतः उनका भी यदि हमें अध्ययन करना है तो उनको भी हमें वर्गीकृत अवश्य करना पड़ेगा। हम उनको उनकी संरचना या क्रियाविधि के आधार पर वर्गीकृत करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। पहला तो वर्गीकरण के कुछ आधार तय किए गए हैं। पहला आधार होता है कि उनका शरीर का संगठन किस स्तर का है। दूसरा होता है उनकी सममिति मतलब सिमेट्री, उनकी बॉडी की सिमेट्री क्या है, एसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल है कि रेडियल सिमेट्रिकल है। हिंदी में इस असममित है या अरीय सममित या द्विपार्श्व सममिति है। इस तरीके से इसकी सममिति या सिमेट्री के आधार पर इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तीसरा आता है उनके शरीर पर पाए जाने वाली लेयर्स या परतों की संख्या। उसके आधार पर हम इनको बांट सकते हैं 3 भागों में। इसके बाद आता है उनके अंदर पाए जाने वाली नोटोकॉर्ड यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठरज्जु। इसके अलावा उनकी प्रगुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति, ये और सेडिमेंटेशन, उनके बॉडी के अंदर किस तरह का सेडिमेशन या शरीर के अंदर किस तरह का खंडीभवन हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्गीकरण का पहला स्तर जिसको बोलते हैं शरीर का संगठन स्तर। प्राणियों में 3 प्रकार का शरीर का संगठन पाया जाता है या उनका स्तर होता है। सबसे पहला होता है कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर के अंतर्गत जो कोशिका रहती है वो प्राणी के अंदर फैली हुई अवस्था में रहती हैं, अतः पूरा लेबर वर्क यानी पूरा श्रम इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, तो इसको बोलते हैं कोशिकीय स्तर का संगठन। दूसरा आता है ऊतकीय स्तर संगठन में यही कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, अतः ऊतक जो है वो लेबर या श्रम का काम करता है। तीसरा आता है अंग स्तर का संगठन। अंग स्तर के संगठन में जो ऊतक हैं वो मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और सारा का सारा श्रम जो है अंग के द्वारा किया जाता है। अब हमारे पास दूसरा इसका वर्गीकरण का आधार है सममिति। प्राणी को सममिति के आधार पर बांटा गया है। पहला होता है असममित, इसको इंग्लिश में एसिमेट्रिकल के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है स्पंज, जिनका शरीर हम कह सकते हैं बराबर 2 भागों में नहीं बंटता है या आड़ी टेढ़ी अवस्था में पाया जाता है, उनको हम असममित बोलते हैं। दूसरा है अरीय सममित, जिसको कि हिंदी में अरीय सममित और इंग्लिश में रेडियल सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, आप जब केंद्रीय अक्ष से एक रेखा खींचोगे तो यह बराबर 2 भागों में बटा हुआ हमें दिखाई देगा। इसका उदाहरण है स्टारफिश। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्तर आता है सममिति के अंदर द्विपार्श्व सममित। ये भी कुछ हमारी अरीय सममिति से मिलता हुआ जुलता हुआ रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि जब केंद्रीय अक्ष से प्राणी के बीच में रेखा को अगर हम अंकित करते हैं तो दोनों तरफ हमको बराबर या 2 प्रकार के समरूप शरीर के नजर आते हैं। इसका उदाहरण है मछलियाँ और पक्षी। अब हम देखते हैं कि अगला क्या होता है स्तर, तो अगला स्तर होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मतलब होता है शरीर के अंदर भोजन, पोषण, जल, गैसों को पहुंचाने का माध्यम। जैसे मानव के अंदर परिसंचरण तंत्र का काम
में ब्लड यानी रक्त उसको परफॉर्म करता है, इस तरह अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग पाए जाते हैं या उनका माध्यम अलग अलग होता है। तो इसके आधार पर दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त का जो बहाव रहता है वो हृदय से सीधे बाहर की तरफ भेजा जाता है और इसमें कोशिकाएं और ऊतक दोनों डूबे हुए रहते हैं। दूसरा प्रकार का होता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, जो कि मानव के अंदर भी देखने को मिलता है। इसमें रक्त का संचार हृदय से विभिन्न वाहिनियों के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक यानी कि निश्चित जगह पर पहुंचाया जाता है और यह जो हृदय की धमनियां हैं, हृदय की वाहिनियां हैं, उनके नाम हैं धमनी, शिरा और केशिकाएं। इसी तरह पाचन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण पाचन और एक होता है अपूर्ण पाचन। पाचन तंत्र में मैंने अभी बोला खुला पाचन तंत्र। खुला पाचन तंत्र या हम इसको अपूर्ण पाचन तंत्र बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अपूर्ण पाचन तंत्र में मुख द्वार और गुदा द्वार अलग अलग नहीं होता है, अतः एक ही छिद्र के द्वारा जो है मुख और गुदा दोनों का काम यानी कि खाने को अंदर लेना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, दोनों ही कार्य एक ही छिद्र के द्वारा किया जाता है। इस तरह का जो खुला या अपूर्ण पाचन तंत्र है वो हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्ग के सदस्यों में देखने को मिलता है। दूसरा है आपका अपूर्ण के बाद पूर्ण। पूर्ण पाचन तंत्र में मुख अलग होता है और गुदा द्वार अलग होता है, यानी भोजन को ग्रहण करने के लिए अलग और अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए अलग तंत्र होता है या अलग अलग रंध्र पाए जाते हैं। इनको हम पूर्ण पाचन तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब अगला स्तर आता है इसका कि जो लेयर्स या मैंने आपको परत बताई थी, कोशिकाओं के ऊपर पाए जाने वाली परत की संख्या के आधार पर ये जो संख्या है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है द्विकोरिक और एक होती है त्रिकोरिक। द्वि नाम से ही विदित है, जिसकी दो परत हो, जिसमें दो परत हो उनको द्विकोरिक, जिनमें तीन परत हो उनको त्रिकोरिक के नाम से जाना जाता है। जो सबसे बाहर की लेयर या परत होती है कोशिका के ऊपर उसको बोला जाता है एक्टोडर्म और अंदर की होती है उसको बोला जाता है एंडोडर्म। तो द्विकोरिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाएगी, जबकि त्रिकोरिक अवस्था में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाया जाएगा। एक्टोडर्म मतलब सबसे बाहर की लेयर, मेसोडर्म मतलब मिडिल यानी मध्य की लेयर या परत और एंडोडर्म मतलब सबसे अंदर की परत पाई जाएगी। अब जो आपको आगे वर्ग पढ़ाए जाएंगे उनमें इन्हीं का शब्दों का बार बार प्रयोग होगा, इसलिए पाठ की शुरुआत में आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा है जिससे आप इन सारे वर्ड से फेमिलियर हो सके। अब अगला वर्गीकरण का स्तर या उसका भाग देखें तो प्रगुहा, जिसको अंग्रेजी में सीलोम के नाम से जाना जाता है। शरीर की भित्ति व आहार नाल के बीच गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति होना ये वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। मेसोडर्म से स्तरित मतलब मेसोडर्म से घिरी हुई शरीर की गुहा को हम देह गुहा या प्रगुहा के नाम से जानते हैं। उदाहरण है एनेलिड, मोलस्का, इनके सदस्यों में ये हमें देखने को मिलती है। कुछ प्राणियों में यह गुहा जो है मेसोडर्म से स्थित या ढकी हुई नहीं होती है, बल्कि ये एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच बिखरी हुई अवस्था में रहती है। तो इसको हम कूटगुहिक प्राणी के नाम से जानते हैं। ये इस तरह की गुहा को कूटगुहिक गुहा कहते हैं। यह कूटगुहिक गुहा हमें एस्केहेल्मिन्थेस
या एस्केलिमिंथीस जो वर्ग है उसके सदस्यों में देखने को मिलती है। दूसरा, किसी किसी प्राणी के शरीर में ये गुहा नहीं पाई जाती, इसको हम अगुही कहते हैं और इन तरह के प्राणियों को अगुही प्राणी कहा जाता है। इसका उदाहरण है प्लेटीहेल्मिंथीस। अब अगला आता है सेगमेंटेशन यानी खंडीभवन। कुछ प्राणियों का शरीर जो है बाह्य और आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में बटा हुआ रहता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं खंडीभवन, जो हमें केचुए के अंदर देखने को मिलती है। केचुए के अंदर अनुदैर्ध्य और गोलाकार मांसपेशियां पाई जाती हैं जो इसको चलने में मदद करती हैं। इसका अगला भाग में आता है पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड। शलाका रूपी पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से ही उत्पन्न होती है। अब मीजोडर्म आप लोग समझ गए होंगे, ये भ्रूणीय परिवर्धन प्रक्रिया में ही या उसी समय इसका विकास हो जाती है या हो जाता है, पृष्ठ सतह पर ही यह बनती है। जो पृष्ठ रज्जु वाले युक्त प्राणी होते हैं या जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है उन्हें हम कॉर्डेट कहते हैं। जिनके अंदर नोटोकॉर्ड की अनुपस्थिति रहती है उनको हम नॉन कॉर्डेटा प्राणी के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको कुछ वर्गीकरण के बेसिक आधार बताए जिनके आधार पर प्राणियों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब प्राणियों के वर्गीकरण में पहला संघ मैं बता रही हूँ पोरीफेरा। इसमें जो सामान्यता क्या आते हैं, स्पंज आते हैं जो कि लवणीय होते हैं, यानी कि लवण वाले जल जैसे समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं। इनकी शरीर की जो सममिति होती है वो असममिति होती है, मतलब इनका शरीर जो है दो बराबर भागों में बांटने पर एक सा भागों में नहीं बटेगा और ये जो है सब आध बहुकोशिक कहलाते हैं। इनके शरीर का संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, कोशिकाएं ही सारा काम करती हैं। स्पंजों में जल परिवहन और नाल तंत्र पाया जाता है। एक सूक्ष्म रंध्र होता है जिसको ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया जो है वो शरीर की स्पॉन्जोशेल यानी कि केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है और बड़े रंध्र ऑस्कुलम के द्वारा शरीर के बाहर वेस्ट मटेरियल को, अपशिष्ट पदार्थ को निकाला जाता है। इस तरह जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन करने, अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। इसमें कोएनोसाइट सेल्स जिनको कॉलर सेल के नाम से जाना जाता है स्पंज गुहा में नाल तंत्र को स्तरित करती हैं, मतलब नाल तंत्र के अंदर पूरा स्तर पर कॉलर सेल्स पाई जाती हैं। कोशिकाओं द्वारा पाचन होता है, अंतरः कोशिक पाचन इसके अंदर पाया जाता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करने का काम करता है और ये कंकाल कंटिकाओं या स्पॉन्जिल तंतुओं का बना हुआ रहता है। इसमें मेल और फीमेल अलग नहीं होते हैं, अतः इस अवस्था को हम उभयलिंगी अवस्था कहते हैं। अंडे व शुक्राणु एक ही के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इनमें अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा और लैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा ही होता है। निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। वयस्क की आकृति लार्वा से अलग होती है, मतलब लार्वा अलग दिखते हैं और वयस्क अलग दिखते हैं। इसका उदाहरण है साइकॉन स्पॉन्जिला। अगला वर्ग आता है सीलेंट्रेटा, इनको नाइडेरिया भी बोला जाता है। ये जलीय, समुद्री, स्थावर और मुक्त तैरने वाले होते हैं। इनकी सिमेट्रिकल होते हैं ये, यानी सममिति होते हैं ये। इनके शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है अक्षीय रेखा के द्वारा। नाइडेरिया नाम इसकी जो है दंश कोशिका और नोडोब्लास्ट के बनने के कारण पड़ा है। इनकी ये कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। स्पर्शक वो होते हैं जो इनको सेंस कराते हैं या संवेदन को
ग्रहण कराने का काम करते हैं। दंश कोशिकाएं या दंश कोरक स्तरक रक्षा और शिकार करने में इनकी सहायता करते हैं। जो दंश कोशक जो हमको कह रहे हैं, मतलब जिनमें की दंश कोशिकाएं क्या मदद करती हैं, इनकी रक्षा करना और शिकार को पकड़ने का काम करती हैं। इनके अगर हम स्तर देखें शरीर का तो ऊतक संगठन प्रकार का होता है। ये द्विकोरिक होते हैं। इनमें गैस्ट्रोवेस्क्युलर गुहा पाई जाती है। गैस्ट्रो मतलब होता है आहार नाल या पेट, और उसके बीच में नलिकाएं इसमें पाई जाती हैं। जो मुख जिसको कि हाइपोस्टोम से पर स्थित मुख पर से ही खुलती हैं। इसमें अंतःकोशी और अंतःकोशी दोनों प्रकार का पाचन होता है। इसका जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। इसके शरीर का दो आकार होते हैं। एक आकार पॉलिप हो सकता है, एक आकार मेडुसा हो सकता है। तो पॉलिप जो रहते हैं वो एक ही जगह स्थावर मतलब एक ही जगह रहने वाले होते हैं, बेलनाकार होते हैं। इसका उदाहरण है हाइड्रा। मेडुसा जो है वो छतरी नुमा आकृति के होते हैं और इसका उदाहरण है जेली फिश। इसमें नाइडेरिया एक ऐसा सदस्य है इनका जिसमें वो दोनों रूपों में पाया जाता है, क्योंकि इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसका उदाहरण है ओबेलिया। ओबेलिया में क्या होता है, पॉलिप में जब एसेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रजनन होता है तो मेडुसा उत्पन्न होते हैं। फिर मेडुसा में लैंगिक प्रजनन होता है तो पॉलिप उत्पन्न होते हैं। इस तरह से इनमें पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलते हैं। अब आता है अपना अगला वर्ग टीनोफोर। ये भी समुद्री अखरोट के नाम से या कंकाल जेली के नाम से इनको जाना जाता है। ये समुद्रवासी ही होते हैं। ये अरीय सममिति के होते हैं। अब ये बार बार जो शब्द आ रहे हैं इनको मैं शुरुआत में आपको इसलिए पढ़ाई कि आप लोग को ये वर्ड समझ में आने लगे कि अगर हमसे कोई ये बोल रहा है तो उसका क्या अर्थ है। और द्विकोरिक होते हैं, 2 लेयर का शरीर बना हुआ है। जो शरीर स्तर जो है इनका वो संगठन इसका ऊतक प्रकार का होता है। इसमें पक्षमाभी कंकाल पट्टिकाएं होती हैं। पक्षमाभी मतलब होता है जो कि चलन करने में मदद करती हैं। पक्षमाभ मतलब होता है फ्लैजिला। इनके जो फ्लैजिला होते हैं उनकी कंकाल पट्टिकाएं होती हैं जो कि इनको चलने में मदद करती हैं। इनमें पाचन अंतःकोशी या अंतराकोशी होता है। ये जीव संदीप्ति होते हैं। अब एक नया शब्द आया है जीव संदीप्ति। इसका अर्थ होता है ये अपने शरीर से प्रकाश को उत्सर्जित कर सकते हैं। ऐसे जीवों को ही क्या बोला जाता है, जीव संदीप्ति बोला जाता है। इसमें नर और मादा अलग नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। निषेचन के द्वारा बाह्य और अप्रत्यक्ष इनका परिवर्धन होता है। लार्वा अवस्था इनमें अनुपस्थित होती है। इसका उदाहरण है टीनोप्लाना। अगला वर्ग है प्लेटीहेलिमिन्थीज। इन्हें चपटे कृमि भी बोला जाता है। ये पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, दिखने में चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें चपटे कृमि बोला जाता है। ये मानव और प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में रहते हैं। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, प्रगुहा इनमें पाई जाती है। अंग स्तर प्रकार का संगठन होता है। अब ये शब्द आपके लिए नए नहीं होंगे क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। परजीवी जो प्राणी रहते हैं उनमें चूषक पाए जाते हैं जो कि परजीवी के रूप में जब शरीर में रहते हैं इन्हीं चूषकों के द्वारा भोजन को अवशोषित करते हैं। इनके अंदर ज्वाला कोशिकाएं होती हैं जो कि परासरण के द्वारा उत्सर्जन करती हैं। परासरण का अर्थ मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया था, इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अणुओं का गमन होता है जब तक कि साम्य अवस्था नहीं आ जाती। इसी तरह जब प्राणी के शरीर में उस अपशिष्ट पदार्थ की मात्राओं का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो परासरण के द्वारा ज्वाली कोशिकाओं की मदद से यह अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक प्रकार का ही होता है। परिवर्धन के लिए लार्वा अवस्था
पाई जाती है। जो प्लेनेरिया है उसके अंदर जो है रीजनरेशन पावर होती है। रीजनरेशन पावर मतलब अपने किसी अंग को खो देना और पुनः उसकी प्राप्ति का हो जाना। इसका उदाहरण है टीनिया और फेसिओला। अगला वर्ग आता है एस्केलेमिंथीज। अगर हम अनुप्रस्थ काट में देखें, क्योंकि कभी भी हम लैब के अंदर काट देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो या तो खड़े में वो काट होती है या आड़ी में होती है। जब खड़े में कोई चीज़ को काटा जाता है उसको हम अनुदैर्ध्य काट बोलते हैं। जब चौड़ाई में या आड़े में किसी चीज़ को काटा जाता है लेफ्ट टू राइट पोजीशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ काट में देखने पर ये हमें गोलाकार प्रतीत होते हैं, अतः इन्हें गोलाकृमि के नाम से जाना जाता है। ये मुक्त होते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं। ये पौधे और जंतु के अंदर परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। ये भी द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं और कूट प्रगुही होते हैं। ये सारे शब्द मैंने आपको बताए हुए हैं। इनका शरीर संगठन जो रहता है वो अंग स्तर का होता है। आहार नाल पूर्ण होती है, सुव्यवस्थित होती है, पेशीय ग्रसनी होती है। पेशीय ग्रसनी मतलब होता है मांसपेशी की बनी हुई ग्रसनी जो कि भोजन को नीचे आहार नाल तक पहुंचाती है। इनके शरीर में उत्सर्जन नाल शरीर के द्वारा जो है निकाला जाता है और उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। नर की आकृति छोटी और मादा की आकृति बड़ी होती है। निषेचन इनमें आंतरिक ही होता है, लेकिन परिवर्धन या विकास जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष रूप में शिशु का बनना और अप्रत्यक्ष रूप में लार्वा का बनना। उदाहरण है इसका एस्केरिस और वाउचेरिया। अगला वर्ग है आपका एनेलिडा। ये प्राणी जो है लवणीय और अलवणीय जल या स्थल पर पाए जाते हैं। स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं। इनका अंग तंत्र प्रकार का संगठन होता है, द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं और क्रमिक पुनरावृत्ति जो मैंने आपको रीजनरेशन पढ़ाई थी उसके पावर इनमें पाई जाती है। ये विखंडित भी होते हैं, गुह्य प्राणी होते हैं और इनका शरीर खंडों में बटा हुआ रहता है, जैसे कि अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार पेशियां मैंने आपको केचुए के अंदर बताई थी कि ऐसे ही इसमें होता है। अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार पेशी होती है जो इसको चलने में मदद करती है। इनका एक जलीय जीव है जिसका नाम है नेरिस। नेरिस के अंदर स्पेशल प्रकार के एक विशिष्ट प्रकार के उपांग होते हैं जिन्हें पेरिपोडिया कहा जाता है। यही पेरिपोडिया जल में इनको तैरने में मदद करते हैं। इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। वक्र के द्वारा परासरण की क्रिया से उत्सर्जन होता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गैंग्लियन गुच्छे के रूप में रहते हैं जिससे कई पार्श्व तंत्रिकाएं निकलती हैं और दोहरी और अधर तंत्रिका रज्जु से जाके मिल जाती हैं। नेरिस एक जलीय जीव है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। केचुए और जोंक में नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। इनमें जनन लैंगिक ही होता है। इसका उदाहरण है केचुआ और जोंक। अगला संघ आता है ऑर्थोपोडा। ये बहुत ही बड़ा संघ कहलाता है। सारे कीट भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इनका अंग तंत्र स्तर होता है संगठन का, द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, विखंडित होते हैं और प्रगुही भी होते हैं। इनकी जो बाह्य कंकाल है वो काइटिन का बना हुआ रहता है। शरीर सिर, वक्ष, उदर में बटा हुआ रहता है। संधि युक्त पाद इसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब जॉइंट लेग्स या लिम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। श्वसन अंग जो है इसका क्लोम या लंग्स के द्वारा होता है। अब खुला परिसंचरण तंत्र इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा
संवेदी अंग भी इसमें पाए जाते हैं। ये संवेदी अंग में नेत्र भी सम्मिलित होते हैं। उत्सर्जन जो है वो मेलपिग्नी नलिकाओं के द्वारा होता है। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अंडाशय होता है, ये अंडाजनक होते हैं, मतलब अंडे उत्पन्न करते हैं। परिवर्धन इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। अलैंगिक रूप से ये महत्वपूर्ण होते हैं, इसका उदाहरण है, और इनका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण इसका है मधुमक्खी और रेशम का कीट, और रोगजनक के रूप में भी ये होते हैं, उसका उदाहरण है मच्छर। अगला वर्ग आता है या अगला संघ आता है मोलस्का। ये एक बहुत ही बड़ा दूसरा संघ होता है। इसमें जलीय स्थलीय दोनों प्रकार के जीव आते हैं। अंग स्तर संगठन होता है, द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, शरीर कोमल परंतु कठोर कवच से ढका हुआ रहता है। इसमें शरीर अखंडित होता है, जिसमें कि सिर पर पेशीय पाद भी पाए जाते हैं, और त्वचा पर नर्म और स्पॉन्जी परत होती है जो प्रवार बनाती है, प्रवार रूप में रहती है। कुकुर व प्रवार के बीच में गुहा रहती है, जिसको कि प्रवार गुहा कहते हैं। प्रवार मतलब होती है उभरी हुई गुहा, फूली हुई गुहा। इसमें क्लोन पाया जाता है जो कि श्वसन और उत्सर्जन दोनों में मदद करता है। संवेदी इसमें अंग होते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान अंग होते हैं, इसको अपन रेडुला के नाम से जानते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसमें भी ये भी अंडाजनक होते हैं, और परिवर्धन भी इनमें लार्वा के द्वारा ही होता है। इसका उदाहरण है घोंगा और सीपिया, ऑक्टोपस। तो आइए बच्चों, अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें जितना हमने पढ़ा है उसका। पार्ट 4 में प्राणी जगत में सबसे पहले हमने वर्गीकरण के स्तर देखे थे। संगठन स्तर। संगठन स्तर 3 प्रकार के देखे, कोशिकीय, ऊतक और अंग स्तर। कोशिका में कोशिका वर्क कर रही थी, ऊतक में ऊतक काम कर रहे थे, अंग स्तर में अंग काम कर रहे थे। दूसरा आता है प्रगुहा। प्रगुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति, तो ये दो प्रकार की देखी, कूटगुहिक और अगुहिक। गुहा की उपस्थिति, गुहा की अनुपस्थिति। तीसरा है परिसंचरण, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करने का माध्यम, वो एक बंद प्रकार का रहेगा या खुला प्रकार का रहेगा। अब सममिति, जो सममिति का अर्थ होता है इंग्लिश में सिमेट्रिकल, तो ये 3 प्रकार के देखे। असममिति यानी एसिमेट्रिकल, अरीय यानी रेडियल, और द्विपार्श्व मतलब बायलैटरल। ये 3 तरह की सममिति पढ़ी कि कुछ सदस्यों में ये, कुछ सदस्यों में ये, कुछ सदस्यों में इस तरह की सममिति पाई जाएगी। फिर संगठन देखें तो द्विकोरिक और त्रिकोरिक देखा हमने। द्विकोरिक मतलब कोशिकाओं के ऊपर 2 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और त्रिकोरिक मतलब कोशिकाओं पे 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म भी। पाचन पूर्ण प्रकार का हो सकता है या अपूर्ण प्रकार का हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए वो क्या थे, वो वर्गीकरण का आधार था। इसके अलावा 2 और वर्गीकरण हैं। पहला है खंडी भवन मतलब सेगमेंटेशन, दूसरा पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति। अब अगला देखते हैं। वर्गीकरण के आधार के बाद हमने संघ पढ़े। कुल 7 संघों का आज हमने अध्ययन किया है। पहला संघ हमने पॉरीफेरा पढ़ा था, इसका डिटेल अध्ययन किया। इसका उदाहरण है स्पंज। दूसरा है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का उदाहरण है हाइड्रा और जेलीफिश। तीसरा संघ हमने पढ़ा टीनोफोर, जिसका उदाहरण है टीनोप्लाना। चौथा वर्ग है प्लैटीहेल्मिन्थीस, जिसका उदाहरण है टीनिया। और 5वां है एस्केहेल्मिन्थीस, जिसका उदाहरण है एस्केरिस। 5वां आपका संघ है एनेलिड, जिसका उदाहरण है केचुआ और जोंक भी होता है।
छठा आपका ऑर्थोपोडा, जिसका उदाहरण है मच्छर। और सातवां मैंने आपको पढ़ाया संघ मोलस्क, जिसका उदाहरण है घोंघा। इस तरह से मैंने आपको अभी 7 संघों का अध्ययन कराया है। अब अगले अंक में इसका शेष बचा हुआ पाठ या वर्गों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब इस प्राणी जगत से भरे हुए कुछ प्रश्न मैं आपको गृह कार्य में दे रही हूँ, निसंदेह ही वह आपके परीक्षा में मदद करेंगे। धन्यवाद।